गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कल समझाया था, समझ में आया? क्लास ड्रॉप होने के बाद बताया था मैंने। कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए थे, कुछ जुड़े हुए नहीं थे। हमने एक चीज समझ ली कि जो हमारा रेल परिवहन है वो विश्व में किस प्रकार से फैला हुआ है, सड़क परिवहन है वो विश्व में किस प्रकार से फैला हुआ है, और जो आपका जल परिवहन है उसका विस्तार कैसे है। बताइए, यहां तक कोई समस्या है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक बेटा आपके जो प्रश्न आएंगे वो 4 नंबर के प्रश्न में, चाहे रेल परिवहन के मार्गों को उठाएं, चाहे वो सड़क परिवहन के, चाहे आपके जल परिवहन के, नहरी में अंतर पूछ सकता है। ये कोई भी प्रश्न आपके यहाँ 4 नंबर का आ सकता है। कोई समस्या है क्या? अरे कोई समस्या है क्या बेटा? नो सर। चलो, इसके बाद जो हम बात करेंगे वायु परिवहन की। वायु परिवहन के लिए मैंने बेटा आपको पहले, मतलब कल जो क्लास थी उसमें भी बता दिया था कि वायु परिवहन की जो शुरुआती स्थिति है उसमें जो गर्म हवा के गुब्बारे हैं उनके माध्यम से वायु परिवहन की शुरुआत की गई। छोटी दूरी के लिए गुब्बारों के माध्यम से, और उससे भी पहले की बात आप करो तो पक्षियों के पंख जैसे होते हैं, काफी ऊंचाई पे पहाड़ी क्षेत्र पे गए, पंख लगाए और नीचे उतरने की कोशिश की। इस प्रकार से वायु परिवहन की शुरुआती दौर थे। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो आधुनिक रूप से जो शुरुआत की गई वो आपके जो गुब्बारा बताया था मैंने, मोंट ग्लोफियर बंधु, माउंट ग्लोफियर बंधु जो है उन्होंने 1783 में पहला जो गुब्बारा बनाया, जो हवा वाला, गर्म हवा वाला, और जिसके माध्यम से वायु परिवहन की आरंभिक जो अब स्थिति है उसको आरंभ किया गया, मतलब शुरुआती दौर था। उसके बाद आपके जीन पियो बेल्ट्स 1784 में वही गुब्बारा उसका विकास किया। साथ ही उसने 1785 में इंग्लिश चैनल को पार किया उस गर्म गुब्बारे के माध्यम से। कल बताया था मैंने ये चीज भी आपको। ठीक है, उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले वायुयान का आविष्कार किया, और उसके बाद वायुयान के विभिन्न जो स्वरूप है समय के साथ साथ, तकनीकी विकास के साथ साथ, उपयोगिता के आधार पर बहुत सारे वायु परिवहन के स्रोत हैं वर्तमान में आ चुके हैं। यहाँ तक कि सेना में आए दिन नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वायु परिवहन के क्षेत्र में। हम देखें भाई, इंडिया ने भी राफेल खरीदे हैं, पता है ना? अरे खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीदे ना? यस सर। राफेल ये एक युद्धक विमान है। ऐसे ही भारत सरकार है वो वायु परिवहन के क्षेत्र में यात्री या वस्तु दोनों के क्षेत्र में विश्व में प्रमुख स्थान रखती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था, कल बताया था कि 1911 में सबसे पहले भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत की गई, और यह वायु परिवहन की शुरुआत 10 किलोमीटर क्षेत्र में की गई। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी तक। ये कल मैंने बता दिया था बेटा, सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, कल मैंने क्लास को जोड़ करके और बताया था
लेकिन सभी स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ। इलाहाबाद से नैनी के लिए किसके उद्देश्य से बेटा? डाक सेवा के। विश्व में डाक सेवा के उद्देश्य से वायु परिवहन का यह सबसे पहला सफलतम परीक्षण था। ठीक है, इसके बाद भारत में वायु परिवहन का विकास लगातार होता गया। ठीक है, 1947 में 4 भारतीय जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया? वायु परिवहन का विकास किया। फिर 1947 के बाद 1950 में, फिर 1953 में भारतीय सरकार द्वारा कंपनियों को मिला करके वायु परिवहन का कर दिया राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया बेटा? राष्ट्रीयकरण। इस चीज को, ये जो टॉपिक है इसको हम भारत के परिवहन में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन सी कंपनियां 1947 में आई, कौन कौन सी कंपनियां बाद में आई, और राष्ट्रीयकरण किया उसके बाद राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य था, राष्ट्रीयकरण में क्या 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 बदलाव हुआ, फिर राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी कई परिवर्तन हुए। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ और भारत में 2 कंपनियां, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को पढ़ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए हमें जानना जरूरी है कि भारत में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन करती है, कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन करती है। तो 1953 में आपके 2 कंपनियां, एक तो कौन सी? एयर इंडिया। एक कौन सी? एयर इंडिया। और एक कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। एक तो कौन सी? एयर इंडिया, और एक कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। ये 2 कंपनियां आपके भारत में राष्ट्रीयकरण के दौरान आई। इंडियन एयरलाइंस है वो विश्व उड़ानों के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कौन सी कंपनी? एयर इंडिया। देखना कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लगभग आप देखो, ठीक है, या कोई टीवी या समाचार पत्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाले आप वायुयान को देखो तो उस पे लिखा होगा एयर इंडिया। क्या लिखा होगा? एयर इंडिया। और अगर घरेलू उड़ान का है तो उसके ऊपर लिखा होगा इंडियन एयरलाइंस। और आजकल तो क्या है, 2005 में ये आपके हटा दिया गया और क्या कर दिया? इसको इंडियन कर दिया गया। क्या कर दिया? इंडियन। इसका नाम क्या हो गया? इंडियन हो गया। और इसके ऊपर देखना जो एरोप्लेन बनता है उसके पंख पे है, सॉरी, इसके जो एरोप्लेन का ऊपरी भाग है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? चक्र मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से भारत में जो राष्ट्रीयकरण हुआ, इस राष्ट्रीयकरण के कारण भारत में राष्ट्रीयकरण के कारण 2 इकाइयां बनी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। बताओ समझ में आएगी बात मेरी? यस सर। एक प्रश्न बेटा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जो स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, क्या उनको जुड़ने में समस्या आई थी क्या? बेटा यहाँ से या क्या है, आपके यहाँ से कॉल आ रहे हैं बच्चों के? हाँ सर, आई थी सर। तो ये क्लास ज्वाइन होने में समस्या आ रही है क्या? सर 2 लिंक भेजे हुए ना, आ रही है। 2 लिंक भेजे हुए हैं आपके पास? हाँ 2 यस लिंक सर। तो आपके दोनों ही लिंक एक ही समय के है क्या? एक के अंदर तो 6 तारीख की सर, कल की। एक तो 6 अगस्त की है, एक 7 अगस्त की है। उसके अंदर लिखा हुआ है, नहीं ऊपर तो वैसे ही लिखा हुआ है 7 अगस्त। वही बेटा, यही समस्या आ रही है कि कॉल आ रहा है, अब उनको पता नहीं कि भाई 7 अगस्त की है 6 अगस्त की है। एक बार लगातार ही कॉल आ रहा है, मैं एक बार रिसीव करता हूँ उसको, कौन सा लिंक आ रहा है कौन सा लिंक नहीं आ रहा है ना। तो इतना समझ में आया क्या भाई? क्लियर हुआ कि ये बात? क्या यस सर। भारत में 2 इकाइयां 1953 में आई और दोनों इकाइयों में एक कब आई थी बेटा? ये 1951 में 4 और इसमें 4, ये तो 50 लिख दिया यार। ठीक है, और फिर 53 में क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण। 2 इकाइयां आई, एक विश्व के लिए काम कर रही है, एक क्या है, एक भारत में घरेलू परिवहन के लिए काम कर रही है। अब आपके महत्वपूर्ण
जो हम विश्व का पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न क्या बनता है अगला, ध्यान से समझना। वायु परिवहन की विशेषता, प्रश्न लिख लीजिए, वायु परिवहन की, वायु परिवहन की विशेषता बताइए बेटा कि वायु परिवहन की कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा ऐसा, बताइए। देखो इधर से आप रटने की आवश्यकता नहीं है, सामने देखो, ठीक है। हाँ, साहिल कुमार कोई विशेष चीज नहीं समझाई, मेरे को पता था कि आप लोग अभी जुड़े नहीं हो। मैंने ये बताया कि भारत में 1911 में सबसे पहले आपके वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी तक डाक सेवा के रूप में हुई। फिर 1947 में आपकी 4 कंपनियां जुड़ी, फिर 1951 में फिर 4 कंपनियां जुड़ी, और 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 2 कंपनियों के रूप में विलय करके, एक एयर इंडिया, एक इंडियन एयरलाइंस, जिसका नाम इंडियन एयरलाइंस का नाम बदलकर 2005 में क्या कर दिया गया, इंडियन कर दिया गया। ठीक है, जो घरेलू उड़ान के लिए काम कर रही है और दूसरी आपकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए काम। इतना ही समझाया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो वायु परिवहन है वो परिवहन लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए तीव्रगामी परिवहन माध्यम है। बताओ, तीव्रगामी परिवहन माध्यम है, विशेषता है कि नहीं है? लंबी दूरी के लिए तीव्रगामी परिवहन माध्यम वायु परिवहन है कि नहीं है? अरे है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा, जल्दी खराब होने वाली व बहुमूल्य वस्तुओं के लिए, बहुमूल्य वस्तु के लिए सबसे उत्तम परिवहन माध्यम, सबसे उत्तम परिवहन माध्यम बताओ है कि नहीं है? अगर कोई वस्तु जल्दी खराब होने वाली है और अगर कोई वस्तु बहुमूल्य है, तो बहुमूल्य है, ज्यादा रुपए की वस्तु है और उसको हमें परिवहित करना है, तो उस पे अगर लागत ज्यादा आ जाएगी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसके लाभ के अकॉर्डिंग लागत आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है और आप उसको एरोप्लेन से भेज रहे हो तो समस्या आएगी ना भाई, आपके 2, 4, 5 रुपए बच रहे हैं उस वस्तु में और आप उससे एरोप्लेन से भेज रहे हो, बताओ समस्या आएगी नहीं आएगी? लेकिन कोई वस्तु है जिसमें हमारी लागत है उसमें और उसके मूल्य जो बेचान मूल्य में है काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, वायु परिवहन माध्यम से भेज सकते हैं। कुल मिला के देखो, आपने परिवहन पढ़ा था तो परिवहन में देखो 3 दूरियां पड़ी थी। एक तो कौन सी दूरी बेटा? लागत दूरी। एक कौन सी? समय दूरी। और एक कौन सी? वास्तविक दूरी। हम तीनों ही दूरियों को ध्यान में रख करके और परिवहन का उपयोग करते हैं। तीनों ही दूरियों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, परिवहन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता, दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में यातायात साधनों के रूप में, यातायात साधनों के रूप में, दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में यातायात साधनों के रूप में इसकी क्या है, विशिष्टता पाई जाती है। चाहे हमारे पूर्वांचल के प्रदेश देख लो
चाहे हमारे उत्तरी प्रदेश देख लो, वहां पर हम पूर्वांचल में, आप उत्तरी पहाड़ी से दक्षिणी पहाड़ी में अगर आप सड़क परिवहन माध्यम से नीचे आते हो तो कम से कम 2 दिन मिनिमम मानो, ठीक है। और मैदानी भाग में आओगे और एरोप्लेन से जाओगे तो बहुत कम समय में हम उत्तरी भाग में पहुंच सकते हैं। तो दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में यातायात साधनों के रूप में इसकी प्रमुखता मानी जाती है। इसके अलावा आपकी कोई भी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, बात हुई थी प्राकृतिक आपदा। अब बताइए कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं में वायु परिवहन की भूमिका होगी, बताइए। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, भूकंप, भूकंप, चक्रवात, चक्रवात, और बाढ़, बाढ़। ज्वालामुखी आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गई, और बताइए और भी है क्या? भारी हिमपात हो गया, सुनामी, ठीक है, सुनामी आ गई था, युद्ध, है। तो इन सब में, और मलबा, औदा, मलबा स्खलन, भूस्खलन के प्रकार आ गए। भूस्खलन लिखा ही नहीं आपने। भारी वर्षा भी तो आ सकती है ना? है, भारी वर्षा, भारी वर्षा हो गई ना आपकी, बाढ़ आ गई, ये लो, भारी वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया। अब भूस्खलन पता ही है कितने प्रकार का है, हिम भी हो सकता है, ठीक है, और आपके मलबा अवदाब भी हो सकता है, पढ़ा हुआ ना तो 11th में, ठीक है। तो ये सारी की है। अगर कोई पूछे कि भाई सूखा पड़ गया तो क्या कौन सा परिवहन अपनाओगे? जल्दी से बताइए बेटा, टाइम नहीं है। वायु परिवहन। अरे भाई सूखा पड़ गया तो वहां पे जो परिवहन है वही अपना लेंगे। अपने पास में मान लो कि सड़क परिवहन उत्तम व्यवस्था है तो उसको अपना लेंगे, रेल परिवहन की उत्तम व्यवस्था तो उसको अपना लेंगे। सूखा ही पड़ा है, पानी तो है ही नहीं ना। जहाँ पे भर गए, अभी देखो आप बाढ़ के हालात, गांव पूरे भर गए। अब लोग हैं जो बड़े बड़े मकान हैं कई मंजिला, उनकी छतों पे बैठ गए लोग, ये हालत हो रही है कई कई क्षेत्र से। अब छतों पे बैठेंगे तो उनको वायु परिवहन के माध्यम से ही बाहर निकाला जाएगा। लेकिन सूखा पड़ा है, आराम से बैठे अंदर ही हैं, पानी की राह देख रहे, पानी आएगा कब पानी पिए, ठीक है, कब भोजन करें। तो वहां हम सड़क या रेल परिवहन को भी हम अपना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक आपदा जब आएगी तो क्या करेंगे, वायु परिवहन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और किस कार्य में करेंगे भाई? सैनिक महत्व के लिए, सैनिक महत्व के लिए, जैसे सेना है और सीमावर्ती प्रदेश है। एक चीज बताइए, आपके प्रश्न है, सीमावर्ती प्रदेशों में सड़कों का निर्माण भारत में कौन सी संस्था करती है? पढ़ाया हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण भारत की कौन सी जो संस्था है? सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सीमा सड़क संगठन। भाई आपको नोटबुक खोलनी पड़ी है, याद ही था। सीमा सड़क संगठन का गठन हुआ था 1960 में, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, सैनिक आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए।
लेकिन उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें लगभग, हम लेह वाली सड़क की बात करें तो 42 से 70 मीटर ऊपर है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पे अगर मान लो कोई युद्ध हो गया और युद्ध के समय हमें मैदानी भाग से या हेडक्वार्टर से, जो हमारे जो राजधानी क्षेत्र से हमें कुछ आवश्यकता है, तो वहां पर उस आवश्यकता को कौन पूरी करेगा? भाई जो सड़क मार्ग जाएगा तो कितने दिन लग जाएंगे जाने में, तो वहां पे तुरंत आवश्यकता पूरी करने के लिए किसका? वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है। खाने के पैकेट पहुंचाने हैं, सीमा सैनिकों को हथियार पहुंचाने हैं, या आर्थिक और कोई मदद करनी है, ठीक है, सैनिकों की, और उपचार करना है कैसे भी, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं वायु परिवहन से। आज भारत का वायु परिवहन, या ये बोल सकते हैं भारत की जो आपकी एयरफोर्स है, बहुत ही ज्यादा विकसित है। विश्व में नाम है भारत की एयरफोर्स का वर्तमान में, ठीक है ना। तो एयरफोर्स ही है वो जो लास्ट में युद्ध को, जैसे मान लो कि बहुत आपने देखा कि बाहरी हलचलें होती हैं, क्या अपर्जन अपक्ष ये होती ना, और लंबे समय में परिणाम देती है, लंबे समय में परिणाम देती है। लेकिन भूकंप क्या होता है? तुरंत ही शिलाकृति का निर्माण कर देता है। वैसे ही जो आर्मी है वो अपने पूर्ण प्रयास से क्या करती है, सेना क्या करती है, अपने अधिकारों की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, ठीक है। लेकिन उसमें भूकंप की तरह तीव्रगामी कार्य कौन करता है? आपकी एयरफोर्स करती है तुरंत। लेकिन हम अपने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्या है, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उसमें जब आवश्यकता होती है तभी विशेष माध्यमों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो भाई हमारे देश की, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, कैसी नीति है? अरे विश्व बंधुत्व की नीति है कि नहीं है? क्या हम चाहे तो एक थोड़े समय में ही पाकिस्तान को, चीन को, इनको है क्या कर सकते हैं? पराजित कर सकते हैं, वही पराजित कर सकते हैं। चीन भी कर सकता है, पाकिस्तान भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये यूएनओ से बंधे हुए हैं सारे के सारे। किससे बंधे हुए भाई? यूएनओ से। और हमें किसकी बात करनी है? वायु परिवहन की बात करनी है। समझ में आ गया? आ गया क्या? आया नहीं है? ठीक है। अब वर्तमान में आप बताइए, वर्तमान में वायु परिवहन का महत्व बढ़ा है या कम हो गया? बढ़ा है। क्योंकि वर्तमान में नई नई तकनीकी आ गए, नए नए शोधकर्ता विकसित हो गए, नए नए शोधकर्ताओं ने कई विकास के आयाम हैं वो अपने सामने लाए हैं। तो नए नए आयाम, नए नए अपने आए दिन फाइटर जेट है, अपने यात्री परिवहन है, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। तो हमारे क्षेत्र में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, वायु परिवहन का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विश्व में वायु परिवहन का विकास हो रहा है। और भारत की बात करें तो नागरिक उड्डयन नीति 2016 आ गई अपने, हमारे कोर्स में तो नहीं है। नागरिक उड्डयन नीति 2016 आ गई, और नागरिक उड्डयन नीति 2016 में ये बात की गई कि देश का हर नागरिक, जो गरीब भी है या मध्यम वर्ग का भी है, वो भी वायु परिवहन का आनंद ले सके। क्या ले सके? वायु परिवहन का आनंद ले सके। पहले बहुत ही कठिनाई की बात थी, टिकटिंग की बात, टिकटिंग थी वो बहुत कठिनाई की बात थी। टिकटिंग बढ़ाई गई है एक तो, दूसरी पाबंदियां थी एयरपोर्ट पे जाने की, वो पाबंदियां थोड़ी कम की गई है। आम नागरिक की पहुंच है वो कहाँ तक हुई है? एयरपोर्ट तक हुई है। और आम नागरिक को कम टिकट में, अब इसमें 80-20 का हो गया, 80-20 का 80% है वो कौन करेगा? देश का केंद्र करेगा, और फिर राज्य भी क्या करेगा? उसमें सहयोग करेगा एक्स्ट्रा टिकट का भुगतान करने में। तो ये 2016 की नीति आई है जिसने देश के वायु परिवहन में, यात्री परिवहन के जो महत्व को बढ़ा दिया है। कौन सी नीति? 2016 नीति, ठीक है, याद रखना, आपकी नॉलेज के लिए है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, कि विश्व में
जो वायु परिवहन है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 2 भागों में बांट सकते हैं वायु परिवहन को। कोई प्रश्न करना है क्या आपको बेटा? कोई प्रश्न करना है क्या? वो नीति के बारे में प्रश्न करना है तो अपने कोर्स में नहीं है, हालांकि मैंने आपको बता दी माइंड में रखना भी, ये नीति है जिसके दौरान भारत में जो वायु यात्री परिवहन है या वायु परिवहन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, वायु परिवहन है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय को भी 2 में बांट दिया, एक तो अंतः महाद्वीपीय, एक अंतर महाद्वीपीय। अंतर महाद्वीपीय, अंतः महाद्वीप का मतलब एक महाद्वीप के आंतरिक भाग में, जैसे मान लो एशिया, तो एशिया के आंतरिक भाग में। अंतर महाद्वीपीय का मतलब है कि आपके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। ठीक है, इस प्रकार से वायु परिवहन का विकास किया गया है। अब वायु में परिवहन में कौन कौन से आपके मार्ग है, उन मार्गों का जिक्र आपके बुक में तो क्या है, अंतर महाद्वीपीय मार्ग का नाम दिया हुआ है, मात्र नाम दिया हुआ है, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं। अंतर महाद्वीपीय जो मार्ग है उनका क्या दिया है, नाम दिया है। और इसमें आपके बताया गया है कि विश्व के कुल वायु परिवहन का, ये तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए बेटा, ये प्रश्न तो ये तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि सबसे ज्यादा परिवहन का विकास किसका है, यूएसए का। ये तो आप माइंड में रख लीजिए। रेल पढ़ लिया उसी का था, सड़क पढ़ लिया उसी का था, और जल पढ़ लिया उसी का था। ठीक है, अब वायु पढ़ेंगे तो भी उसी का है। विश्व में प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए 2-1 जो आपकी बुक में है। प्रश्न लिखिए, विश्व में कुल वायु परिवहन मार्गों का, कुल वायु परिवहन मार्गों का सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा देश रखता है और कितना, कौन सा देश रखता है और कितना? तो 60%, 60% अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका, 60% अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है। ठीक है, तो 40% में सब आगे। अगला प्रश्न एक और लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, विश्व में वायु परिवहन की विरलता, लिख रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, प्रश्न लिखिए। यस सर। विश्व में वायु परिवहन की विरलता कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इसका कारण बताइए, इसका कारण बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। इसका कारण बताइए। तो लिखिए, विश्व में वायु परिवहन की न्यूनता या विरलता 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है।
10 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य पाई जाती है। इसका कारण विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के, आर्थिक विकास के सीमित संसाधन है, आर्थिक विकास के सीमित संसाधन है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब मैं फटाक से आपके पास में क्या समय कम है थोड़ा सा, और एक बार विश्व में वायु परिवहन के विकास की बात करूं तो यहाँ पे 2, 4, 5 मार्ग हैं। उन मार्गों को आप लिख लीजिए। पहला है अंतर महाद्वीपीय, पहला है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपके कोर्स में नहीं है ये चीज, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि विश्व में कौन से प्रदेश है जहाँ पे वायु परिवहन का सर्वाधिक विकास है। तो विश्व में आपके उत्तरी गोलार्ध के भाग है जहाँ पे सर्वाधिक वायु परिवहन का विकास पाया जाता है। तो अंतर महाद्वीपीय जो आपके मार्ग है उनमें सबसे लंबी यात्राओं के मार्ग है, और पहला मार्ग लिख लीजिए, पहला मार्ग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे नगर आ गए क्योंकि इस मार्ग से ही आपकी बुक में इसी वायु परिवहन से मैप आता है, इंपॉर्टेंट है। कल मैप भी बताऊंगा मैं इसका, ठीक है। न्यूयॉर्क, लंदन, भाई न्यूयॉर्क से कहाँ जा रहे हैं? 2 भाग कर दिए, एक पूर्व का और एक पश्चिम का। तो एक तो का न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से पेरिस, कल इसके बारे में मैप करेंगे। लंदन से पेरिस, पेरिस से लिख लो काहिरा, पेरिस से काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है भाई? मिस्र की है भाई, ठीक है, ठीक है, मिस्र की। और उसके बाद दिल्ली, इसके बाद दिल्ली से मुंबई, लिख लीजिए आप। ये जितने लिखवा रहा हूं ये मानचित्र में पूछ सकता है, ठीक है। मुंबई से कोलकाता, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से हांगकांग, कहाँ का भाई? चीन। हांगकांग कहाँ का है? चीन का। फिर हांगकांग से टोक्यो, टोक्यो कहाँ का है? अरे जापान का, जापान की राजधानी टोक्यो। ये सबसे बड़ा वायु मार्ग है पहला। किधर का हो गया बेटा? अरे पूर्व की तरफ हुआ ना, न्यूयॉर्क से आरंभ हुआ और पूर्व की तरफ गया ही, पूर्व की तरफ गया ना, ठीक है। पश्चिम की तरफ वाला भी लिख लो, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आरंभ हुआ, सैन फ्रांसिस्को आया। अब जिससे बच्चे ने मैप पढ़ रखा है, मैप को अच्छी तरह समझ रखा है, उसके तो कोई समस्या आई नहीं, आएगी कि बेटा? क्योंकि मैंने सारे नगर अच्छी तरह आपको समझा दिए, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु आया। होनोलुलु कौन से द्वीप का है भाई? हवाई द्वीप का है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत में तो है हवाई द्वीप, ठीक है। होनोलुलु से यह आया हांगकांग, हांगकांग। फिर आया एडिलेड ही तो था, एडिलेड, ठीक है। एडिलेड कहाँ का भाई? बताइए फटाक से। ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक आ गया? एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। और एडिलेड से कहाँ आया बेटा? पर्थ तक आया। पर्थ कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का ही। ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड पूर्व दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ओके। बताओ, ये मार्ग है आपके सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है, इसके नगर आपके मैप में आ सकते हैं। तो कल हम ये मैप करेंगे, प्लस आपके जो नेक्स्ट है
पाइपलाइन, उसको भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आगे क्या? अदिति, संजय, कुछ पूछना है बेटा? आगे समझ में। ओके। नो